यस बेटा, ऑल ऑफ यू। मैत्री पटेल, पूजा पटेल, खुशी सिंह, खुशी कटारिया, मैत्री शाह, प्रियांशी। बेटा वर्क एनर्जी पावर का आप लोगों से होमवर्क सॉल्व हो रहा है अब? हाँ ना बोलते ही नहीं, पता नहीं कैसे एकदम से ही ना हाँ बोलते ना बोलते, समझ ही नहीं आता क्या बोलते। अरे खाली अटेंडेंस देने आते हो क्या क्लास में? या कुछ बोलोगे भी? मैं पूछ रहा हूँ वर्क एनर्जी पावर के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं अब कि नहीं हो रहे? होमवर्क क्वेश्चंस आप लोगों ने ट्राई किए? थोड़े थोड़े हो रहे। अरे थोड़े थोड़े भी हो रहे हैं तो मेरे को सेंड तो किया करो, आप लोग कोई होमवर्क भेजता ही नहीं है। थोड़े भी हो रहे तो वो सेंड तो करो एटलीस्ट। जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे वो डाउट में लाओ, हम डाउट सेशन करते उसका। आप लोग ना हाँ बोलते हो ना बोलते हो, कुछ बोलते ही नहीं हो, बस सब कुछ समझ आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। या तो आप लोग होमवर्क नहीं कर रहे, या तो आप लोग बता नहीं रहे कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। भव सर, विश्वा, अटेंडेंस देने आ रहे हो क्या क्लास में खाली? आज मुझे तीसरा या चौथा दिन हो गया होमवर्क के लिए बोलते हुए। कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसने पूरा होमवर्क करके सबमिट किया हो। अरे थोड़े भी हो रहे हैं तो थोड़े तो सबमिट करो कम से कम। आपने तो होमवर्क करना ही छोड़ दिया है। बिना होमवर्क के कैसे फिजिक्स होगा आपका, बताओ? फिजिक्स आपको पढ़ना है तो होमवर्क डेली करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अबे ये हाँ भी नहीं बोल रहे हैं, ना भी नहीं बोल रहे, पता नहीं क्या हो गया इनको। ना बोलते ना हाँ बोलते हैं। खुशी सिंह को थोड़े थोड़े क्वेश्चन हो रहे हैं होमवर्क में, चलो ठीक है। बाकी बच्चों के साथ क्या हो रहा है? मैत्री पटेल, पूजा, विश्वा, खुशी कटारिया, अरे बताओगे तो पता चलेगा ना मेरे को। कितनी अजीब बात है, कोई बात ही नहीं करना चाहता है। इसका मतलब तो मैं यही समझूंगा, आप लोगों को फिजिक्स पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा। ना कोई हाँ बोल रहा है ना कोई ना बोल रहा है। मेरे भी कुछ कुछ सम सॉल्व हो रहे हैं, खुशी सिंह के थोड़े थोड़े सम्स हो रहे हैं, मैत्री पटेल के कुछ कुछ सम्स हो रहे हैं। देखो जिन बच्चों से सम सॉल्व नहीं हो रहे ना, उनको कहाँ पे दिक्कत आ रही है? उनको प्रॉब्लम आ रही होगी फ्री बॉडी डायग्राम में। फ्री बॉडी डायग्राम कितने बच्चों को बनाने आ गए अभी? सही सही बताओ, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से बना लेते? आज मैं आपको, चलो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। कुछ कुछ सम सॉल्व जो हो रहे हो मैं समझ गया हूँ आप लोगों का क्या प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम आपकी हो रही है फ्री बॉडी डायग्राम से हो रही है ना? तो देखो सब लोग, फ्री बॉडी डायग्राम मुझे एक बार बना के बताओ, क्या आप लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना पाते हो किसी भी ऑब्जेक्ट का? सपोज करो मेरे पास ऐसा एक ऑब्जेक्ट है, मैंने ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे रखा है,
और इंक्लाइन का एंगल मैंने आपको थीटा दिया हुआ। ब्लॉक का मास m है। आप मुझे फ्री बॉडी डायग्राम इस ब्लॉक का बना के बताओगे। ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक। सरफेस को आप स्मूथ ले सकते हो। The surface is very very smooth and which is placed on an inclined plane making an angle theta. So you have to draw the free body diagram of this block. आप में से कितने लोग हैं जो इसका फ्री बॉडी डायग्राम करेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं? यस, फ्री बॉडी डायग्राम इस ब्लॉक का सब लोग ड्रॉ करके बताओगे मेरे को। कितने बच्चे फ्री बॉडी डायग्राम इसका एग्जैक्ट बना सकते हैं बढ़िया से? यस, किसी का एफबीडी बना? किसी ने ट्राई किया फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का? एफबीडी ड्रॉ करो जरा इसका। ड्रॉ कर लिया? खुशी सिंह, विश्वा भवसर, पूजा पटेल, मैत्री पटेल। अच्छा, अगर आपने ड्रॉ किया तो आपको इस तरह का इसका फ्री बॉडी डायग्राम मिला होगा। सब लोग यस तो बोल रहे हैं। ये आपका ब्लॉक है। इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? सबसे पहले ये देखो। पहला फोर्स mg तो लगेगा विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। दूसरा आप देखोगे तो ये ब्लॉक का आपका इस सरफेस के साथ कांटेक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो इस सरफेस पे एक कांटेक्ट फोर्स लगेगा विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस मतलब ये डायरेक्शन में, इस परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दिस फोर्स इज योर नॉर्मल फोर्स। और थीटा एंगल आपका कौन सा होगा? देखो, योर थीटा एंगल विल बी दिस। ज्योमेट्री से थीटा एंगल निकाल लोगे। कई बच्चों को थीटा एंगल निकालने में दिक्कत आती है। देखो, ये वाला एंगल आपका थीटा है, तो यहां से देखो ये वाला एंगल आपका थीटा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो। और कोई फोर्सेस लग रहे हैं इस ब्लॉक पे? देखो, सरफेस आपका स्मूथ है तो फ्रिक्शन फोर्स की तो बात ही नहीं आएगी। यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। सो सिर्फ दो ही फोर्स लग रहा है। एक तो mg फोर्स लग रहा है विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड, एंड योर नॉर्मल फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू दिस कॉन्टैक्ट सरफेस, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते थे? mg के दो कंपोनेंट कर लेते थे। mg के आपके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, वन इज अलोंग दिस इंक्लाइन प्लेन, वन इज परपेंडिकुलर टू दिस इंक्लाइन प्लेन। This will be your mg cos theta and this will be your mg sin theta. यही तो मैंने आपको पढ़ाया था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। हम ऐसे ही पढ़ते थे, है ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम ऐसे ही बात करते थे। फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले बनाते थे किसी भी ब्लॉक का, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगा, ठीक है।
ये पॉइंट तो सबको क्लियर है ना। हाँ, एक तो mg फोर्स और एक नॉर्मल फोर्स, बस दो ही फोर्स लगेंगे। अगर आपका सरफेस रफ होता तो मैं फ्रिक्शन फोर्स भी लगाता, है ना। बट यहाँ पे हमने सरफेस कैसा लिया है, स्मूथ सरफेस लिया है। तो जब स्मूथ सरफेस होगा तो किसी भी तरह का कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा वहाँ पे। अब सपोज करो मैंने आपको क्वेश्चन बोला, क्योंकि हम वर्क एनर्जी पावर पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको बोला फाइंड द वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स if the block is moving from this point A to the bottom of the incline B. ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक मूव करने में, सपोज करो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट आपको पता है डेल्टा एस, डेल्टा एस योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब मैंने आपको बोला व्हाट इज द वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स व्हेन योर ब्लॉक इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, है ना। पॉइंट ए से बॉटम तक मूव करने के लिए, इस बॉटम पॉइंट तक मूव करने के लिए नॉर्मल फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन होगा। व्हाट इज द वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। व्हाट इज द वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। क्या आप में से कोई बता सकता है कि नॉर्मल फोर्स कितना वर्क डन करेगा ए से बी में। आप अपने रेफरेंस के लिए अपने फ्री बॉडी डायग्राम को ले सकते हो, आपके पास फ्री बॉडी डायग्राम अवेलेबल है। और अब आप मुझे बताओ कि नॉर्मल कितना वर्क डन करेगा इफ योर ब्लॉक इज मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू दिस पॉइंट बी। स्मूथ सरफेस है, एंगल आपको थीटा गिवन है। व्हाट इज द वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन बताएगा। यस बेटा, किसी का आंसर आया। मैत्री पटेल बोल रही है जीरो होगा क्या। हाँ बेटा, डाउट क्यों करते हो, ऐसे क्वेश्चंस में आपको डाउट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल राइट हो आप मैत्री पटेल, यू आर वेरी राइट। इसका आंसर एग्जैक्ट जीरो ही होगा। हाँ, एंगल 90 डिग्री बन रहा है, मैंने आपको कल भी बताया था। आपको क्या करना है, हमेशा फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एंगल देखना है। आपका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में, आपका फोर्स वेक्टर इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। अच्छा, मुझे पता है वर्क डन का डेफिनेशन क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। अपने बेसिक्स पे चले जाया करो ना आप लोग, है ना, तो आपको अपने आप आंसर राइट ही मिलेगा। आप लोग, मुझे ऐसा लगता है आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आता है जब आप आंसर निकालते हो, वो आपको अपने आप आ जाएगा थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो। देखो अब यहाँ पे फोर्स का वैल्यू क्या है, नॉर्मल फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट आपका डेल्टा एस है, और दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो आई कैन राइट cos 90। सो यहाँ पे देखो आपको वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स कितना मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। कितनी बार हम ये कंसेप्ट को पढ़ चुके हैं। देखो अलग अलग एंगल से आपको कंसेप्ट वापस सेम ही लगाना है। हमने कंसेप्ट तो सेम ही लगाया ना, एफ डी कॉस थीटा। हमने कोई नई चीज़ तो नहीं लगाई, जो हमने पढ़ा है हमने उसी को अप्लाई किया है ना। इस तरह से आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। अच्छा बताओ, अब अगर मैं आपको पूछता व्हाट इज द वर्क डन बाय, सपोज करो अब मैं आपको पूछता व्हाट इज द वर्क डन बाय योर mg फोर्स, अब मज़ा आता ना। अगर मैं आपको बोलूँ फाइंड द वर्क डन बाय mg फोर्स,
इज द वर्क डन बाय mg फोर्स। अब आप लोग ट्राई करो ज़रा, फ्री बॉडी डायग्राम को रेफरेंस लेके चलो हमेशा। कभी भी वर्क डन का क्वेश्चन आए किसी भी बॉडी के लिए, तो आप सबसे पहले उस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, उसमें जितने भी फोर्सेस लग रहे सबको शो करो, और फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को शो करो, और फिर आप वर्क डन निकालो। क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम से क्या होगा, आपको फोर्सेस के डायरेक्शंस पता चलेंगे कि कौन सा फोर्स किधर लग रहा है। और जब तक आपको फोर्सेस के डायरेक्शंस नहीं पता चलेंगे तब तक आपको ये थीटा नहीं पता चलेगा। और वर्क डन निकालने में थीटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। थीटा इज योर एंगल बिटवीन योर फोर्स वेक्टर एंड योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो थीटा जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम बना लो सबसे अच्छा। अब मुझे ये बताओ कि व्हाट इज़ द वर्क डन बाय mg फोर्स। जैसे आपने नॉर्मल फोर्स का वर्क डन निकाला 0, बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने। वैसे ही मुझे बताओ कि mg फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन होगा। सब लोग ट्राई करोगे? मैत्री पटेल फिर से 0 बोल रही है। अब बेटा एक बार आंसर 0 आ गया तो फिर हमें तुक्का थोड़ी लगाना होता है, 0 ही आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब इसको देखो, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, mg फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन होगा, है ना। तो आप फ्री बॉडी डायग्राम को थोड़ा ध्यान से अगर देखो तो mg के मैंने 2 कंपोनेंट किए, वन इज योर mg साइन थीटा, वन इज योर mg कॉस थीटा। अल्टीमेटली आपके 2 फोर्सेज हो गए ना, mg साइन थीटा और mg कॉस थीटा। अगर मैं वर्क डन निकालूं mg साइन थीटा के द्वारा, वर्क डन बाय योर mg फोर्स विच विल बी इक्वल टू, mg के 2 कंपोनेंट है ना, तो मैं mg साइन थीटा का भी वर्क डन निकालूंगा और mg कॉस थीटा का भी वर्क डन निकालूंगा। मुझे दोनों फोर्सेस का वर्क डन निकालना पड़ेगा, तभी तो वो mg के वर्क डन के बराबर होगा। तो पहले मैं mg साइन थीटा का वर्क डन निकालता हूँ। तो अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम देखो तो mg साइन थीटा प्लेन के अलोंग लग रहा है, और आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी इधर ही है, तो दोनों के बीच का एंगल है 0 डिग्री। सो यू विल राइट mg साइन थीटा इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस ऑफ 0। दिस इज योर वर्क डन बाय mg साइन थीटा। सिमिलरली मैं वर्क डन निकालूंगा बाय mg कॉस थीटा। तो आप फ्री बॉडी डायग्राम में देखोगे mg कॉस थीटा आपका ऐसे लग रहा है, और आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है। तो बताओ mg cos थीटा का वर्क डन कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी द वर्क डन ऑफ mg cos थीटा? mg cos थीटा का वर्क डन कितना होगा? यस, mg cos थीटा का वर्क डन कितना होगा बताओ? अरे दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना बन रहा है? देखो mg cos थीटा ऐसे आपका लग रहा है इंक्लाइन प्लेन। देखो आप इसमें डाउट आ रहा है तो आप ये फ्री बॉडी डायग्राम देख लो। mg cos थीटा वेक्टर देखो ऐसे, और डिस्प्लेसमेंट आपका इस तरफ है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? वॉइस कट हो रहा है, कितनों को ऐसा लग रहा है वॉइस कट होके आ रहा है? वॉइस कटिंग हो रहा है क्या? प्रॉपरली नहीं आ रहा आवाज? सबको आवाज नहीं आ रहा है मेरा? बताओ। इट इज कमिंग परफेक्ट। रॉकी ऋत्विक को तो परफेक्ट आ रहा है। विश्वा को कटिंग हो रहा है आवाज में, और मैत्री पटेल आपको भी कटिंग हो रहा है आवाज में। मैत्री शाह, नाउ इट्स बेटर। ओके, चलो इधर देखो फिर, अगर क्लियर आवाज आ रही है तो इधर देखो आप।
mg के दो कंपोनेंट हो गए ना यहाँ पे, एक तो आपका mg sin थीटा हो गया और एक mg cos थीटा हो गया। तो अगर मुझे mg का वर्क डन निकालना है तो मुझे दोनों कंपोनेंट्स का वर्क डन निकालना पड़ेगा, वही mg के वर्क डन के बराबर होगा। तो मैंने mg sin थीटा का वर्क डन पहले निकाला, तो mg sin थीटा देखो पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट लग रहा है ना। mg sin थीटा का जो डायरेक्शन है विच इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सो एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज 0 डिग्री। सो योर आपका वर्क डन कितना हो जाएगा, mg sin थीटा इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस 0। अच्छा, mg cos थीटा की अगर मैं बात करूँ तो mg cos थीटा आपका परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के, तो इसका वर्क डन 0 हो जाएगा, है ना। mg cos थीटा का वर्क डन 0 हो जाएगा, तो आपका टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, mg sin थीटा इंटू डेल्टा एस, है ना। और अगर आप बड़े ध्यान से डायग्राम में देखोगे तो mg इंटू डेल्टा एस साइन थीटा, ये डिस्टेंस आपका क्या होगा, देखो डेल्टा एस साइन थीटा। अगर आप डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखो तो अगर ये वाला गैप आपका डेल्टा एस है, सपोज करो अगर ये वाला गैप आपका डेल्टा एस है, तो डेल्टा एस साइन थीटा मतलब आपका हाइट हो जाएगा ये। दिस विल बी योर डेल्टा एस साइन थीटा। डेल्टा एस साइन थीटा आपका हाइट के बराबर हो जाएगा, विच विल बी योर h। इतना ब्लॉक आपका नीचे आया, दिस इज योर वर्टिकल डिस्टेंस। ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, तो ये आपका डेल्टा एस साइन थीटा हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ आया। सो mg भी आपका ऐसे लग रहा था। अगर आपको कंपोनेंट करके नहीं निकालना तो आप इसको एक और मेथड से निकाल सकते हो। आपके ब्लॉक पे mg नीचे लग रहा है और mg का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, विच इज डेल्टा एस साइन थीटा। mg का वर्क डन डायरेक्टली आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, विच इज mg इंटू डेल्टा एस साइन थीटा। और डेल्टा एस साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज योर हाइट h, दिस इज योर हाइट h। I can substitute here delta s sin theta को I will substitute here mg into h। अब बताओ mgh क्या होता है, what is mgh? mgh क्या होता है बेटा बताओ, what do you mean by mgh? mgh इज योर पोटेंशियल एनर्जी ना। तो जितना का जितना वर्क डन हुआ वो सारा का सारा किसमें कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में। इसी को तो हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी। मतलब आपने जितना भी वर्क डन किया वो सारा का सारा वर्क डन किसमें कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। क्या आप लोग इस बात को समझ पा रहे हो? यस? देखो मैंने आपको उस दिन भी बताया था, सपोज करो हमारे पास एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक आपका रेस्ट पे है इनिशियली और ब्लॉक इज एट रेस्ट। तो जब आपका ब्लॉक रेस्ट पे है तो इस पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, mg फोर्स लग रहा होगा और एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। जब तक आपका ब्लॉक ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है तब तक इस पे कांटेक्ट फोर्स लगेगा। अब आपने क्या किया, इस ब्लॉक को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाया। इस ब्लॉक को आपने ऊपर उठाना स्टार्ट किया
यहाँ पे आपने एक फोर्स लगाया F, और वो उतना फोर्स लगाया जो mg के बराबर हो, ठीक है। तो जैसे ही आप mg के बराबर एक फोर्स लगाओगे तो आपका ब्लॉक धीमे धीमे ऊपर उठना शुरू होगा। धीमे धीमे हम ब्लॉक को ऊपर उठा रहे हैं, धीमे धीमे ब्लॉक को ऊपर उठाते उठाते हम ब्लॉक को ऐसे ले जा रहे हैं। ध्यान से देखो, धीमे धीमे हम ब्लॉक को ऊपर उठा रहे हैं, बहुत स्लोली 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 हम ब्लॉक को ऊपर उठा के इस पॉइंट तक ले आए, ठीक है। हमने ऐसा फोर्स लगाया जो mg के बराबर हो ताकि आपका ब्लॉक बहुत स्लोली स्लोली ऊपर की तरफ उठे। सो इनिशियली ये ब्लॉक आपका रेस्ट पे था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, और फाइनली भी जब ब्लॉक आपका यहाँ पे पहुँचा तो ये वापस रेस्ट पे आ गया, फाइनल वेलोसिटी भी 0 हो गई। लेकिन अगर मैं बात करूँ, आपने जो फोर्स लगाया F, इसकी वजह से कुछ वर्क डन ज़रूर हुआ, क्योंकि ब्लॉक फाइनली सपोज करो कितना हाइट रीच कर गया ऊपर, h हाइट रीच कर गया, है ना। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h हुआ, और आपने फोर्स कितना लगाया, mg के बराबर। तो आपने जो वर्क डन किया, आपने इतना वर्क डन किया, आपने फोर्स लगाया ऊपर की तरफ mg के बराबर, और इस ब्लॉक का ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ h। दोनों वेक्टर्स अगेन देखो सेम डायरेक्शन में, तो आपका थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0। तो आपका वर्क डन कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू mg h cos ऑफ 0, तो वो mgh के बराबर होगा। मतलब आपने जो भी वर्क डन किया वो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे देखो कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं आई, क्योंकि ब्लॉक की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 थी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या थी, 0 थी। तो मतलब जितना मैंने वर्क डन किया वो सारा का सारा किसमें कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वर्क डन मैंने जितना भी किया सारा का सारा किसमें कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में। अब सपोज करो मैंने इस ब्लॉक को यहाँ से ड्रॉप कर दिया, मैंने इस ब्लॉक को यहाँ से छोड़ दिया, तो जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो ये ब्लॉक आपका v वेलोसिटी से नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा, ये ब्लॉक आपका फिर से नीचे आना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही मैं ब्लॉक को ड्रॉप करूंगा तो ये ब्लॉक आपका v वेलोसिटी से सपोज करो नीचे आ रहा है, मैंने इसको ऊपर से छोड़ दिया नीचे, है ना, और फाइनली वापस ये ग्राउंड पे आके हिट कर गया। तो ये ग्राउंड पे कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि ब्लॉक जब आपका नीचे आएगा तो ये कितनी वेलोसिटी पे ग्राउंड पे हिट करेगा। तो मुझे पता है कि ब्लॉक के पास पहले एनर्जी कितनी थी, पहले ब्लॉक के पास एनर्जी कितनी थी, जब वो इस पॉइंट पे था तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो 0 थी, तो उसके पास जो भी एनर्जी थी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में थी, और पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक की कितनी थी यहाँ पे, mgh के बराबर। अब जब आपने ब्लॉक को नीचे छोड़ा तो वो सारी एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ब्लॉक में स्टोर थी वो सारी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड energy can nor be destroyed, it
it can simply transfer from one form to another. It can simply transfer from one form to another. ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे आपके ब्लॉक के पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी इस पॉइंट पे, वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पे कन्वर्ट हो गई। और जब ब्लॉक आपका ग्राउंड पे आ गया वापस, तो वापस इसकी हाइट ज़ीरो हो गई। तो अगर इसकी हाइट ज़ीरो हो गई तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे देखो ग्राउंड पे इसकी हाइट क्या हो गई, ज़ीरो हो गई, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh ज़ीरो हो गई, है ना। तो अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊं तो इनिशियली ब्लॉक के पास कौन सी एनर्जी थी। अब हम दोनों पॉइंट्स की बात करते हैं। पहले आपका ब्लॉक ऊपर था, फिर आपका ब्लॉक नीचे आ गया, है ना। तो जब आपका ब्लॉक इस पॉइंट पे था तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, mgh के बराबर, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, ज़ीरो। अच्छा, जब आपका ब्लॉक ग्राउंड पे आ गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई, और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, ये v वेलोसिटी से स्ट्राइक किया, उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mv²। तो सिंपल आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है, दैट टोटल इनिशियल एनर्जी which is equal to total final energy. Total initial energy equal to total final energy. टोटल इनिशियल एनर्जी कितनी होगी इसके पास, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विच इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को ही हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी which is equal to your mechanical energy. Potential energy plus kinetic energy is equal to your mechanical energy. तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना था, देखो डायग्राम से देखो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh, मैंने यहाँ पे लिखा mgh, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, मैंने लिखा प्लस ज़ीरो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, मैंने लिखा ज़ीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ m इंटू v²। तो मुझे यहाँ से पता चला कि हाफ mv² किसके बराबर हो गया, mgh के बराबर हो गया। तो यहाँ से मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी इस ब्लॉक की, देखो mgh किसके बराबर हो गया, हाफ mv² के बराबर हो गया। यहाँ से m से m कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट वेलोसिटी इज इक्वल टू √2gh। ऐसा ही रिलेशन आप काइनामेटिक्स से भी निकाल सकते हो, बिल्कुल सेम रिलेशन यू कैन डिराइव फ्रॉम काइनामेटिक्स ऑल्सो। सपोज करो आपने किसी ब्लॉक को ऊपर से नीचे फेंका, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी और ये ग्राउंड पे स्ट्राइक किया, आपने h हाइट से इसको नीचे ड्रॉप किया। अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं तो आई कैन राइट h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt²। ठीक है, यही लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देखो मुझे टाइम मिल जाएगा √2h/g
अच्छा, मुझे तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाऊंगा। इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है, सो विल गेट v इज इक्वल टू g इंटू टी। तो t की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2h अपॉन जी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको बिल्कुल सेम वेलोसिटी मिलेगी, अंडर रूट 2gh। देखो काइनेमेटिक्स से भी मेरे को यही इक्वेशन मिलता था और एनर्जी से भी मुझे यही रिजल्ट मिला। इसका मतलब आपके पास दो तरीके हैं इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। या तो आप काइनेमेटिक्स लगा के सॉल्व करो, काइनेमेटिक्स से कई बार प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते, लेकिन कई बार प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो। अच्छा, काइनेमेटिक्स में आप इसको ऐसे तो सॉल्व कर लो, है ना। अगर मैंने लीनियर एस को फेंका है तो आप काइनेमेटिक्स लगा के इसको सॉल्व कर दो। अच्छा, एनर्जी वाला प्रिंसिपल आपको कब काम आएगा। आप सपोज करो मैं इस ब्लॉक को ऐसे ड्रॉप नहीं करता, मैं इस ब्लॉक को ऐसे ड्रॉप करता। सपोज करो मैं इस ब्लॉक को इस पाथ पे ऐसे लेके जाता, है ना। सपोज करो आपका पाथ ऐसा कुछ होता, इस तरह का पाथ होता और ये हाइट आपकी होती h। अब मैं आपको बोलता, सपोज करो what is the final velocity of the block when the block reaches from this point A to this point B, what is the velocity of block at this point B। तो अब आपका पाथ देखो कैसा है, कर्वी लीनियर पाथ है। तो अब आप 1D मोशन नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे आपका 1D मोशन नहीं लगेगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे 1D मोशन लगा के भी आपको सेम रिजल्ट ला के दिया, विच इज़ अंडर रूट 2gh, जैसा हम रिजल्ट वर्क एनर्जी थियरम से ला रहे थे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी हमें यही रिजल्ट मिला और 1D मोशन से भी हमें यही रिजल्ट मिला। लेकिन अब मैंने क्या किया, सपोज करो आपका पाथ ऐसा कर दिया, कर्वेचर वाला पाथ कर दिया। अरे सबको समझ आ रहा है ना हम क्या पढ़ रहे हैं। बेटा आप लोगों को समझ आ रहा है हम लोग किस लेवल पे पहुंच रहे हैं। आपका धीरे धीरे लेवल इंक्रीज कर रहा हूं मैं, है ना। धीरे धीरे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल को थोड़ा बढ़ाते जाओ, है ना। ऐसे ही हम धीरे धीरे अपना लेवल इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। तो अब सपोज करो मैंने आपको ऐसा एक ब्लॉक दिया और आपको बोला कि बेटा बताओ अब इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी। अब यहाँ पे मैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वो सब इक्वेशंस तो नहीं लगा सकता ना, कि लगा सकता हूँ बताओ। अभी भी मैं लगा सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं लगा सकता। लेकिन अगर मैं एनर्जी प्रिंसिपल लगाता हूँ, मेरे पास दो तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। या तो मैं एनर्जी का फंडा यूज़ करूँ बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या तो मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाऊं। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन वाला कंसेप्ट थोड़ा लेंदी हो जाता है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन जब आप लगाते हो तो ये थोड़ा लेंदी पार्ट हो जाता है। एनर्जी वाला फंडा लगाओगे तो आपका एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आएगा। यहाँ पे आपको बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा ब्लॉक का एट पॉइंट ए। व्हाट इज योर काइनेटिक एनर्जी ऑफ योर ब्लॉक, बताओ। ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। एनर्जी का फंडा लगाते पहले, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, सब लोग बताओगे। यस बेटा काइनेटिक एनर्जी पूछा है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल नहीं। पूजा पटेल एमजीएच बोल रही, एमजीएच इज योर पोटेंशियल एनर्जी, आई एम टॉकिंग अबाउट काइनेटिक एनर्जी। What is the kinetic energy at point A? बेटा थोड़ा कॉमन सेंस तो लगाना पड़ेगा ना। देखो स्टार्टिंग पे ब्लॉक आपका रेस्ट पे है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी 0 ही होगी ना। अच्छा अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो ये ब्लॉक h हाइट पे है,
तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh के बराबर होगी कि नहीं होगी। h हाइट पे कोई ब्लॉक आपका पड़ा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh ही तो होगी, है ना। बिल्कुल सही बात है। अब जब आपका ब्लॉक बी पॉइंट पे पहुंच गया, सपोज करो आपका ब्लॉक यहाँ से चलता 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 स्लोली जा रहा है, स्लोली चलता हुआ आपका ब्लॉक यहाँ पे पहुँच गया, और जैसे यहाँ पे पहुँचा तो उसकी क्या वेलोसिटी होगी ये हमें फाइंड करना है। तो चलो बी पॉइंट पे देखते हैं ब्लॉक के पास कौन सी एनर्जी अवेलेबल है। तो जैसे ही ब्लॉक आपका बी पॉइंट पे पहुँचेगा तो इसकी हाइट तो ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पे आपका रेफरेंस लेवल मैंने ले लिया, यहाँ पे आपकी हाइट कितनी है, ज़ीरो है, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। जब वो बी पॉइंट पे पहुँचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ज़ीरो होगी। ये तो काइनेटिक एनर्जी ए पे थी, ये पोटेंशियल एनर्जी ए पे थी। अब मैंने बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाली और बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी बी स्क्वायर। तो अब मुझे एनर्जी का फंडा पता है। देखो एक लाइन में आंसर आएगा आपका, आंसर इन ओनली वन लाइन। टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड मीन्स टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ज़ीरो प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh। सो आई कैन राइट 0 प्लस mgh इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, इट इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ एम वी बी स्क्वायर। देखो बेटा एक लाइन में आंसर आ रहा है, यहाँ से आपकी वी बी की वैल्यू आ जाएगी, वापस से आई √2gh। और तेरी ये क्या हो गया, इसका मतलब अगर मैं ब्लॉक को, देखो मेरे को वापस सेम रिजल्ट मिला, ऐसा क्यों हुआ, वापस मेरी वेलोसिटी सेम ही आई √2gh। पहले वाले केस में भी यही आंसर आया था जब मैंने हमारे ब्लॉक को ऐसे सीधा फेंका था, है ना। जब मैंने ब्लॉक को स्ट्रेट ड्रॉप किया था तब भी मेरे को यही आंसर मिला था, और जब मैंने ब्लॉक को ऐसे कर्विलिनियर पाथ पे ले गया तब भी मुझे सेम ही आंसर मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं ब्लॉक को सीधा फेंकूं चाहे ब्लॉक को ऐसे फेंकूं, मेरा आंसर तो वेलोसिटी का सेम ही आ रहा है, दैट इज़ √2gh। ऐसा क्यों हुआ बताओ, कौन बताएगा। मैं ब्लॉक को आपको ऐसे फेंकूं या फिर ब्लॉक को इस पाथ पे फॉलो कराऊं, चाहे ब्लॉक को ऐसे ड्रॉप करूं चाहे ब्लॉक को इस पाथ से ड्रॉप करूं, मेरी फाइनल वेलोसिटी तो सेम ही आ रही है। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे जो मुझे वेलोसिटी मिल रही है कितनी मिल रही है, √2gh। क्या कोई बता सकता है ऐसा क्यों हुआ। चाहे आप ब्लॉक को सीधे फेंको चाहे आप ब्लॉक को कर्व पाथ पे ले जाओ, दोनों पॉइंट्स पे हमें वेलोसिटी तो बिल्कुल सेम मिली, √2gh। व्हाई दिस हैज हैपेंड, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। यस, किसी को पता लगा ऐसा क्यों हुआ। हाँ, क्योंकि वो आएगा तो सेम पोजीशन पर ही ना। वेरी गुड, देखो विश्वा ने अच्छा दिमाग लगाया, वेरी गुड। चाहे आप ब्लॉक को इधर से फेंको चाहे आप ब्लॉक को इधर से फेंको, फाइनली तो वो सेम पोजीशन पे ही रीच कर रहा है ना। पहले इसकी इनिशियल पोजीशन जैसे कि 1 थी, है ना। सपोज इनिशियल पोजीशन इसकी A थी, फाइनल पोजीशन इसकी B थी, तो चाहे आप इसको A से भी इधर से लेके आओ चाहे A से भी इधर से लेके आओ, अल्टीमेटली इसका जो लेवल है वो H हाइट से 0 हाइट ही हो जाएगा ना। पहले इसकी H हाइट थी, चाहे आप इसको इधर से ऐसे लेके आओ चाहे ऐसे लेके आओ चाहे इधर से लेके आओ, कहीं से भी लेके आओ, फाइनली तो ये H = 0 पे ही आएगा ना। समझ आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी थी mgh वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। Your potential energy depends on the initial and final position of the particle. It depends on initial and final position
ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, मतलब वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। समझ आ रही है आपको बात? अब चाहे मैं नंबर ऑफ पाथ कितने भी बना दूं यहाँ से, चाहे मैं इस ब्लॉक को ऐसे फेंकूं, चाहे ऐसे फेंकूं, चाहे ऐसे फेंकूं, चाहे ऐसे फेंकूं, इनिशियली इसकी हाइट h थी और फाइनली इसकी हाइट 0 हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ब्लॉक. It doesn't depends on the path. Whichever path you will follow either one path, you will follow either two paths, either you can follow three paths or you can follow fourth path. You can follow any number of paths. It only depends on the initial position and final position. यही तो डेफिनेशन होती है। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ। इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड, हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं, एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। देखो आप लोग 9th क्लास में ऐसी डेफिनेशन पढ़ते थे पोटेंशियल एनर्जी, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। ये बच्चों को 9th क्लास में ना डेफिनेशन याद करवाई जाती है, क्योंकि वो इतने समझदार नहीं होते ना। अब जब वो 11th क्लास में आ जाते हैं वो काफ़ी समझदार हो जाते हैं, अच्छे बच्चे हो जाते हैं, उनमें समझने की थोड़ी शक्ति ज़्यादा होती है। तब उनको डेफिनेशन बाद में बताई जाती है कि बेटा देखो 9th क्लास में आप लोग ऐसी डेफिनेशन पढ़ते थे जहाँ पे पोजीशन एक वर्ड आता था और जो पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एनर्जी होती थी उसे ही हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते थे। लेकिन 11th क्लास में बच्चे को आके पता चलता है अच्छा ये उसका कारण था, दिस वाज द रीज़न कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे क्यों डिपेंड करती है और वो पाथ पे डिपेंड क्यों नहीं करती है। ठीक है, समझ आया आपको? ऑल ऑफ यू आर क्लियर अप टू दिस पॉइंट? हाँ, तो ये कंसेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब जो चीज़ें आपकी पाथ पे डिपेंड नहीं करती है उनको एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, जैसे कि जो पोटेंशियल एनर्जी आपकी पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, मतलब आपका mg फोर्स जो है वो भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब इस टाइप की एनर्जी को या इस टाइप के फोर्सेस को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव। इनके लिए एक टर्म हम यूज़ करते हैं कंजर्वेटिव। आपने बुक में अब एक नाम ऐसा पढ़ा होगा, कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव एनर्जी। द एनर्जी और द फोर्स which does not depends on the path, it only depends on the initial and final position are known as conservative. इसके अलावा जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, the forces or energy which depends on path, these are known as non-conservative. क्लियर हुआ सबको कि कंजर्वेटिव क्या होता है और नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है? जो चीज़ें आपकी पाथ पे डिपेंड नहीं करती है वो आपकी कंजर्वेटिव होती है, और जो चीज़ें आपकी पाथ पे डिपेंड करती है उन्हें हम नॉन कंजर्वेटिव बोलते हैं। अब जैसे कि सपोज करो, नॉन कंजर्वेटिव का एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज करो एक ब्लॉक है आपका, नॉन कंजर्वेटिव हम किसको बोलेंगे? सपोज करो आपके पास एक ब्लॉक है और ये फ्रिक्शन वाली सरफेस पे मैंने रख दिया। अब ये सरफेस आपका रफ, तो जैसे ही आप इस ब्लॉक को फोर्स लगाओगे तो इस पे एक फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब सपोज करो आप इस ब्लॉक को
पहले ये वाले पाथ से लेके गए, दिस इज योर रफ पाथ, फिर आप अपने ब्लॉक को ऐसे लेके गए, फिर आप अपने ब्लॉक को ऐसे लेके गए, ठीक है। ये तीनों के तीनों पाथ आपके रफ पाथ है। दिस इज रफ पाथ 1, दिस इज रफ पाथ 2 एंड दिस इज योर रफ पाथ 3। तो जब आप अपने ब्लॉक को 3 डिफरेंट पाथ से ले जा रहे हो, 1, 2 एंड 3, और तीनों पे आपका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, बताओ सबसे ज़्यादा वर्क डन कौन से पाथ पे होगा? अगर मैं बोलूँ व्हाट इज़ द वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन पाथ 1, व्हाट इज़ द वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन पाथ 2, व्हाट इज़ द वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन पाथ 3, सबसे ज़्यादा वर्क डन कहाँ पे होगा फ्रिक्शन के द्वारा? खुद के दिमाग से बताओ। सबसे ज़्यादा वर्क डन फ्रिक्शन के द्वारा कौन से पाथ से होगा? 3 पाथ से होगा। वेरी गुड, देखो विश्वा ने बिल्कुल सही बताया, थर्ड वाले पाथ से ज़्यादा होगा ना, क्योंकि देखो आपका थर्ड वाला पाथ सबसे लंबा पाथ है ना, ऐसे गोल गोल घूमते हुए आप जा रहे हो। जितना बड़ा आपका पाथ होगा उतना ज़्यादा आपका फ्रिक्शन होगा, उतना ज़्यादा आपको वर्क करना पड़ेगा। फिर इससे छोटा पाथ ये है और उससे भी छोटा पाथ आपका ये है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है, दिस इज योर नॉट कंजर्वेटिव, दिस इज योर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्यों नॉन कंजर्वेटिव है? क्योंकि इसके द्वारा जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द पाथ। लेकिन आपका जो mg फोर्स था, हमने देखा mg फोर्स जब आपका लग रहा था तो आप ये वाले पाथ से ब्लॉक को ऊपर ले जाओ, कि ये वाले पाथ से ब्लॉक को ऊपर ले जाओ, कि आप स्ट्रेट ब्लॉक को ऊपर ले जाओ, आपका वर्क डन सेम ही रहेगा। सपोज ये हाइट आपकी h है, इफ़ यू फॉलो पाथ 1 और यू फॉलो पाथ 2 और यू फॉलो पाथ 3, इस पॉइंट पे आपका वर्क डन कितना होगा? तीनों केसेस में आपका वर्क डन होगा mgh। means it doesn't depend on path, it depends on initial and final position, hence this mg force is your conservative force and your friction force is your non-conservative force because it depends on the path। अब सबको क्लियर हुआ ये चीज? what is the path, what is point, what is position? चलो बहुत बढ़िया, इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े आप घर पे पढ़ाई करोगे तो आपको पता चलेगा। अब बताओ कोई डाउट आया आपको आज की क्लास में? एवरीथिंग इज ऑल राइट? सबको समझ आया? चलो ठीक है, आज हम क्लास को फिर यहीं पे एंड करते हैं, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो वेरी गुड, आज सब कुछ समझ आया आप लोगों को, अच्छी बात है। चलो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।